मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा। ये वो दौर था जब बादशाह अकबर का प्रताप सूर्य की तरह चमकता था और उनके नवरत्नों में सबसे तेज, हाजिर जवाब और बुद्धिमान थे बीरबल। जहां अकबर की तलवार राज्य की रक्षा करती थी, वहीं बीरबल की बुद्धि उसके सम्मान की। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब शाही दरबार में खुशी की जगह खामोश दहशत पसरी हुई थी। लाजकोष से जन्नत की आंख नामक एक अत्यंत दुर्लभ नीलम चोरी हो गया था। ये रत्न केवल बादशाह के निजी कक्ष में रखा जाता था, जिसकी चाबी केवल 3 भरोसेमंद वजीरों के पास रहती थी। ताला जस का तस लगा था, दीवारें सुरक्षित थीं, फिर भी रत्न गायब था। ये चोरी नहीं, एक तिलिस्म थी। अगले दिन सुबह बादशाह अकबर अत्यंत क्रोधित और चिंतित थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये हमारे सम्मान पर हमला है। चोर कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन उसने एक अजीब सुराग छोड़ा है। नीलम की जगह फर्श पर ताज़े पानी के बीचों बीच एक गीली रस्सी का टुकड़ा पड़ा है। बीरबल ने उस गीली रस्सी को ध्यान से देखा। वजीर हैरान थे कि चोर ने इतनी सावधानी से चोरी करने के बाद ऐसी लापरवाही क्यों की। अकबर ने कहा, हमारी शाही प्रतिष्ठा दांव पर है। जो इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया, उसे कठोर दंड मिलेगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने रस्सी उठाई और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस रस्सी में ही चोर छिपा है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। ये मामला अब केवल चोरी का नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि और बादशाह के भरोसे का सवाल बन गया था। बीरबल ने दरबार से विदा ली, लेकिन उनका मन उस रस्सी पर ही टिका था। उन्होंने वो पूरी रात अपने अध्ययन कक्ष में बिताई। रस्सी को गौर से देखने पर पता चला कि वो महज कोई पुरानी रस्सी नहीं थी। ये पतले लेकिन बेहद मजबूत जूट के रेशों से बनी थी, जो आमतौर पर भारी चीजें उठाने के काम आती थीं। बीरबल ने सबसे पहले रस्सी की नमी पर ध्यान केंद्रित किया। खजाना कक्ष महल के सबसे ऊपरी और सूखे हिस्से में था, तो फिर ये रस्सी इतनी गीली क्यों थी? उन्होंने उसे सूंघा। पानी की महक के साथ उसमें एक खास तरह की मिट्टी और हल्की सी काई की गंध थी। ये महक बताती थी कि चोर चोरी करने से कुछ देर पहले किसी गहरे, शांत जलाशय या कुएं के संपर्क में था। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाया। उन्होंने रस्सी दिखाते हुए कहा, हमें चोर की तलाश बाद में करनी है। पहले उस जगह को ढूंढो जहां ऐसी मिट्टी और काई मिलती है। ये रस्सी हमें सीधे चोर के अड्डे तक ले जाएगी। बीरबल का ये तर्क वजीरों की सोच से बिल्कुल विपरीत था, जो चोर के पैरों के निशान या उसके साथी की तलाश में व्यस्त थे। बीरबल का मानना था कि रस्सी का हर रेशा एक कहानी कह रहा है, एक ऐसी कहानी जो चोर ने अनजाने में वहीं छोड़ दी थी। गुप्तचरों ने तुरंत बीरबल के निर्देश का पालन किया। वे उस विशेष प्रकार की मिट्टी और काई की तलाश में रस्सी को लेकर शहर के उन तमाम कोनों की ओर चल दिए जहां जल स्रोतों के पास पुरानी और दलदली मिट्टी पाई जाती थी। घंटों की गहन छानबीन के बाद दोपहर ढलते ढलते एक गुप्तचर दौड़ता हुआ वापस लौटा। वो धूल और पसीने से लथपथ था, पर उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। जहां पनाह के प्रिय वजीर, उसने झुककर सूचना दी। उत्तर पश्चिम दिशा में शहर की 4 दीवारी के निकट एक पुराना और लगभग बंद पड़ा ईंट भट्ठा है। उस भट्ठे के पिछले हिस्से में एक छोटा गहरा कुआं है, जिसकी काई और मिट्टी ठीक वैसे ही है जैसी इस रस्सी पर लगी है। उसने आगे बताया कि कुएं के पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अजीब से निशान मिले हैं, जैसे किसी भारी वस्तु को पानी में बार बार डुबोया गया हो। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उत्तम, उस रस्सी ने अपना काम कर दिया। अब हमें पता है कि चोर का अड्डा कहाँ है, पर क्या उसने महल से चोरी किया हुआ सामान वहीं छिपाया है? उन्होंने तुरंत गुप्तचरों को उस ईंट भट्ठे की निठानी करने का आदेश दिया। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। चोर को महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उसके इतने करीब पहुंच चुके हैं। बीरबल ने अब योजना का दूसरा हिस्सा तैयार करना शुरू किया, चोर को रंगे हाथों पकड़ने का जाल। बीरबल अगले ही दिन बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुए। हुजूर, हमने चोर का ठिकाना तो जान लिया है, लेकिन वो इतना शातिर है कि उसने चोरी का माल किसी और गुप्त स्थान पर छिपाया होगा। यदि हम सीधे भट्ठे पर धावा बोलते हैं तो हमें खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। बीरबल ने सलाह दी कि अब उन्हें मानसिक दबाव का सहारा लेना होगा।
आप ये अफवाह फैला दें कि आपको चोरी हुए शाही गहनों में से एक अति महत्वपूर्ण वस्तु जैसे कोई विशेष नवरत्न अंगूठी मिल गई है और उसकी जांच के लिए कल सुबह शाही खजांची उस ईंट भट्ठे के पास आने वाला है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। इससे क्या होगा बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। इससे चोर बेचैन हो जाएगा। उसे लगेगा कि यदि उस महत्वपूर्ण वस्तु की जांच हो गई तो वो पकड़ा जाएगा। अपनी पहचान छिपाने के लिए वो रात के अंधेरे में या तो उस अंगूठी को हटाकर उसे नष्ट करने आएगा या फिर घबराहट में पूरे माल की जगह बदलने की कोशिश करेगा। हमारी नज़रें उसी रात के इंतज़ार में होंगी। अकबर ने तुरंत बीरबल की योजना को कार्यान्वित करने का आदेश दिया और महल के चारों ओर अंगूठी मिलने की मनगढ़ंत कहानी फैल गई। अब सारा खेल इंतज़ार का था। महल पर रात की काली चादर धीरे धीरे खिंच गई। पूर्णिमा की रात थी, लेकिन बादलों की ओट में चांद छिपा था, जिसने अंधेरे को और गहरा कर दिया। अकबर और बीरबल कुछ वफादार सैनिकों के साथ उस गुप्त तहखाने के पास छिप गए जहां चोरी का माल अस्थायी रूप से रखा गया था। बीरबल ने संकेत दिया कि किसी को भी किसी भी कीमत पर कोई आवाज नहीं करनी है, क्योंकि चोर इस समय अत्यधिक सतर्क होगा। घंटों तक गहरी चुप्पी छाई रही। केवल हवा के झोंके पत्तों की सरसराहट पैदा कर रहे थे। इंतजार की सुई जैसे रुक गई थी। अकबर का सब्र टूटने लगा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारी योजना विफल हो गई। कोई नहीं आएगा। बीरबल ने अपनी उंगली होठों पर रखकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। तभी दूर के गलियारे में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वो परछाई दबे कदमों से तहखाने के ताले की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी कुल्हाड़ी थी और वो अत्यधिक घबराया हुआ लग रहा था। वो चोर उस जादुई अंगूठी को नष्ट करने आया था ताकि उसकी पहचान कभी ना हो सके। बीरबल की आंखें शिकारी की तरह चमक उठीं। जाल काम कर चुका था। चोर ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और निशाना तहखाने के केंद्र में रखी नकली जादुई अंगूठी पर साधा। वो एक ही वार में उसे नष्ट करना चाहता था। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, अकबर से अनजाने में एक हल्की सी आवाज़ निकल गई। खट! चोर चौंका। उसकी आंखें अंधेरे में चारों ओर घूमने लगीं। उसका सारा ध्यान अब अंगूठी से हटकर उस अदृश्य स्रोत पर चला गया जहां से आवाज़ आई थी। उसका चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया। इससे पहले कि वो भागने का निर्णय लेता, बीरबल ने तेजी से दीवार में छिपी एक रस्सी को खींचा। अगले ही पल एक भारी मोटी जाल की जाली ऊपर से नीचे आई और चोर पूरी तरह उसमें कैद हो गया। कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह के सामने आकर बोले, रोकिए जहांपनाह, अपराधी पकड़ा गया। लेकिन इस अंगूठी का रहस्य कुछ और है। इस चोर को केवल अंगूठी नहीं, बल्कि उस पर रखा एक विशेष पत्र नष्ट करना था, जिसमें इसका नाम दर्ज था। यही वो दस्तावेज है जिसने इसे यहाँ तक खींचा और हमारी योजना सफल हुई। पत्र? कैसा पत्र बीरबल? बादशाह अकबर की आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। उन्होंने तुरंत पहरेदारों को आज्ञा दी कि अपराधी को जाल से बाहर निकालकर दरबार में लाया जाए। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। इस जालसाज ने अंगूठी को केवल एक माध्यम समझा था। असली लक्ष्य तो वो बारीक कागज़ था जिसे मैंने अंगूठी की भीतरी सतह पर अत्यंत सूक्ष्मता से चिपकाया था। उस कागज़ पर उस दरबारी का नाम लिखा है जो पिछले सप्ताह से इस खजाने के कमरों की जासूसी कर रहा था। बीरबल आगे बोले, मेरी शंका तब पुष्ट हुई जब मैंने चोर के पास रखी कुल्हाड़ी के सिरे पर तेज ज्वलनशील रसायन के निशान देखे। साधारण चोरी में केवल अंगूठी चुराई जाती है, उसे नष्ट करने की इतनी मेहनत नहीं की जाती। उसका इरादा अंगूठी गलाकर प्रमाण मिटाना था। ये कहकर बीरबल ने तुरंत पकड़े गए चोर के बंद हाथ से वो सूक्ष्म पत्र बरामद कर लिया। पकड़े जाने के डर से चोर पूरी तरह से कांप रहा था। बीरबल ने वो अत्यंत छोटा पत्र महाराज अकबर के हाथ में सौंप दिया। अकबर ने सावधानी से उस कागज़ को खोलकर पढ़ा। उस पर एक नाम स्पष्ट लिखा था, वज़ीर आलम खान। पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा पसर गया। वज़ीर आलम खान, जो कि पिछली कतार में खड़े थे, का रंग एकाएक उड़ गया। उनके चेहरे पर डर और विश्वासघात का भाव साफ छलक रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा,
षड्यंत्रकारी इतना शातिर था कि उसने नाम छिपाने के लिए चोर की त्वचा पर ज्वलनशील रसायन का प्रयोग किया था। उसका विचार था कि यदि चोर पकड़ा भी गया तो खोजबीन के दौरान रसायन के ताप से ये कागज़ जल जाएगा और मुख्य षड्यंत्रकारी का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि चोर की कुल्हाड़ी पर छोड़े गए रसायन के निशान मेरे लिए उल्टी दिशा में काम करेंगे। बीरबल ने वजीर आलम खान की ओर उंगली उठाई। असली चोर तो ये दरबारी है जिसने राजमुद्रा को नष्ट करने के लिए इस गरीब चोर को मोहरा बनाया था। अकबर का दरबार सन्नाटे में डूब गया। वजीर आलम खान का चेहरा क्रोध और अपमान से तमतमा उठा। उन्होंने तुरंत बीरबल पर पलटवार किया। ये सरासर झूठ है जहांपना। ये ब्राह्मण मेरे खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष से काम कर रहा है। चोर और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है। यदि कोई कागज था तो वो जल चुका होगा। मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, वजीर ने चिल्लाकर कहा। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ये अत्यंत गंभीर आरोप लगा रहे हो। तुम्हारे पास इसका अंतिम और अकाट्य प्रमाण क्या है? यदि कागज जला दिया गया तो तुम षड्यंत्रकारी का नाम कैसे सिद्ध करोगे? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, षड्यंत्रकारी की हर चाल में एक चूक होती है। रसायन बहुत तेज था, लेकिन वजीर ने ये नहीं सोचा कि चोर की त्वचा का एक छोटा हिस्सा रसायन के ताप से बच जाएगा। मैंने चोर की कमरबंद के भीतर से रसायन प्रमाणित कपड़े का एक टुकड़ा निकाला जो जलने से पहले केवल काला पड़ गया था। बीरबल ने सावधानीपूर्वक एक छोटा मुड़ा हुआ कपड़ा खोलकर बादशाह के सामने रखा, जिस पर स्याही के धुंधले किंतु स्पष्ट अक्षर उभर रहे थे। व आ खा, वजीर आलम खां। ये प्रमाण था जो उनकी योजना की विफलता का गवाह था। अकबर का चेहरा क्रोध और विस्मय के गहरे रंगों से तमतमा उठा। उन्होंने उस छोटे से कपड़े को हाथ में लिया जिस पर उनके सबसे भरोसेमंद वजीर के नाम के शुरुआती अक्षर थे, और उसे जोर से अपनी मेज पर पटक दिया। दगाबाज, इतनी बड़ी हिमाकत, मेरे ही भोजन में जहर मिलाने का साहस! अकबर की आवाज राजमहल की दीवारों में गूंज उठी। बीरबल शांत खड़े रहे। जहांपना, वजीर आलम खान ने हर किसी को भ्रमित किया। उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए उस रसायन का प्रयोग किया, लेकिन यह नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति ने जहर दिया उसकी कमरबंद का कपड़ा रसायन की गर्मी से काला होने के बावजूद वजीर के निजी कपड़ों का एक अदृश्य टुकड़ा, जिसे उसने जल्दबाजी में मोड़ा था, अपना निशान छोड़ जाएगा। ये सिर्फ एक रासायनिक चूक नहीं थी, ये एक तार्किक चूक थी। अकबर ने तुरंत शाही अंगरक्षकों को तलब किया। वजीर आलम खान को इसी क्षण बंदी बनाओ, उसे जंजीरों में मेरे सामने पेश किया जाए। आज ये सिद्ध हो गया कि एक बादशाह के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका सच्चा वफादार ही होता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सबकी निगाहें उस वजीर को देखने के लिए बेचैन थीं जिसने शाही रसोई के विश्वास को तोलने की जुर्रत की थी। अंगरक्षकों ने फुर्ती से वजीर आलम खान को घेरा। वजीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कांपते हुए होठों से फुसफुसाया, शहंशाह, ये झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अकबर ने अपनी गद्दी से जोरदार आवाज में पूछा, साजिश? ये वफादारी का सवाल है वजीर। तूने क्या सोचा कि तू उस कागज के टुकड़े को जला देगा और निशान मिट जाएगा? बीरबल, अब बताओ, ये कैसा निशान था जिसे सिर्फ तुम्हारी आंखें ही पहचान पाईं? बीरबल, जो अब तक मौन खड़े थे, आगे बढ़े। जहांपना, उन्होंने विनम्रता से कहा, ये निशान जलने का नहीं बल्कि तेजी से वाष्पित हुए एक ऐसे विशेष रसायन का था। ये जहर को जल्दी से मिश्रण में घोलने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि कोई स्वाद ना आए। उस जहरीली स्याही वाले कागज को जैसे ही मोड़कर फेंका गया, उस जगह का तापमान बदल गया। ये तर्क की बात है महाराज, जो रसायनों की गवाही से सिद्ध होती है। वजीर आलम खान की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। वो समझ गया था कि बीरबल ने उसकी सबसे बारीक और तकनीकी चूक को पकड़ लिया है। अकबर का चेहरा अब क्रोध और विश्वासघात की गहरी पीड़ा से लाल हो गया। उन्होंने भरी सभा में गरज कर कहा, वजीर आलम खान, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी चालाकी और तुम्हारा जहर, तीनों का पर्दाफाश हो चुका है। इससे पहले कि वजीर आलम खान कोई बहाना बना पाता या भागने की अंतिम कोशिश करता, महल के अंगरक्षकों ने उसे तुरंत घेर लिया।
आलम खान जानता था कि अब मौत निश्चित है। उसके हाथ कांप रहे थे और वो सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में हार की निराशा साफ झलक रही थी। बीरबल ने शांति से बादशाह की ओर देखा। जहां पनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रकृति के हर नियम का उपयोग अच्छाई या बुराई के लिए किया जा सकता है, लेकिन तर्क हमेशा अपनी निशानी छोड़ जाता है, वो निशान जिसे मिटाना किसी के बस में नहीं। अकबर ने राहत की सांस ली और अपने सबसे चतुर दरबारी की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर नमन किया। अकबर ने आलम खान की ओर इशारा करते हुए अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए। बीरबल, निसंदेह तुम मेरी सल्तनत की आंखें और कान हो, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इस भरी सभा में विस्तार से बताओ, वो क्या था जिसे तुमने देखा और जिसे आलम खान जैसा धूर्त व्यक्ति छिपा नहीं पाया। वो तर्क का कौन सा अटल निशान था? आलम खान ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में निराशा अब जिज्ञासा में बदल गई थी। वो खुद जानना चाहता था कि कहाँ चूक हुई। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, मनुष्य की जल्दबाजी हमेशा गलती करवाती है। आलम खान ने विषैले फंदे के जाल को बिछाते समय एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। यदि किसी जगह पर सदियों से एक ही तरह के दीपक जलते हों, तो उनकी लौ से निकलने वाले धुएं का एक विशिष्ट पैटर्न कमरे की छत और दीवारों पर बन जाता है। इस कमरे की छत पर बना धुएं का निशान, जो विशेष प्रकार के जहरीले तेल के जलने से बनता है, वो सामान्य दीपक के धुएं के निशान से मेल नहीं खाता था। ये नया निशान भले ही सूक्ष्म था, मेरे लिए इस पूरे षड्यंत्र का सबसे बड़ा गवाह बन गया। महाराज अकबर की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। अद्भुत बीरबल, ये तो किसी जादू से कम नहीं। लेकिन तुमने ये कैसे सुनिश्चित किया कि वो निशान सिर्फ धुएं का नहीं, बल्कि विषैले तेल का ही था? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने केवल छत के पैटर्न पर ही ध्यान नहीं दिया, मैंने दीपक की लौ को बुझाकर देखा था। सामान्य तेल के विपरीत इस विषैले तेल से एक तीखी, हल्की सी कड़वाहट वाली गंध आ रही थी, और इस गंध ने मेरी शंका को पुख्ता कर दिया। सबसे निर्णायक प्रमाण ये था कि मैंने आलम खान के जूते के तले पर उसी विषैले तेल का एक सूक्ष्म अंश लगा हुआ पाया। वो जल्दी में उस तेल के पात्र के पास से गुजरा होगा और सबूत अनजाने में छोड़ गया। अकबर ने गहरी सांस ली और तख्त पर अपनी मुट्ठी थपथपाई। बीरबल, तुम्हारी दृष्टि उन सत्यों को भी देख पाती है जिन्हें बाकी दुनिया अनदेखा कर देती है। बंदी बनाओ आलम खान को। इस जघन्य विश्वासघात की उसे कड़ी सजा मिलेगी। न्याय का आदेश होते ही षड्यंत्रकारी आलम खान का चेहरा उतर गया। आलम खान, जो अब तक अपनी चतुराई पर इतरा रहा था, घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका मुंह सूख गया था, लेकिन उसने अंतिम प्रयास किया। शहंशाह, मैं निर्दोष हूं, ये केवल बीरबल की मनगढ़ंत कहानी है। जूते पर लगा तेल मात्र एक दुर्घटना हो सकती है, ये प्रमाण नहीं है, उसने लगभग चीखते हुए कहा। अकबर ने अपनी आंखें संकरी की। उन्होंने आलम खान की इस आखिरी हताश दलील को सिरे से नकार दिया। तुम्हारी दुर्घटना, तुम्हारे इरादे और तुम्हारे दोस्तों की मिलीभगत, बीरबल ने हर चीज को ऐसे जोड़ा है जैसे मोतियों की माला। दो निर्णायक प्रमाण, एक भौतिक और एक तार्किक, तुम्हारे खिलाफ हैं। अकबर ने तख्त पर हाथ मारा। तुम केवल अपनी सजा को विलंबित करने का प्रयास कर रहे हो। जल्लाद और शाही सिपाही तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने आलम खान को कसकर पकड़ लिया। प्रतिरोध व्यर्थ था। उसके चेहरे पर अब मौत का डर स्पष्ट था, लेकिन बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि ने न्याय का मार्ग खोल दिया था, जिसे अब कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। उसे खींचते हुए दरबार से बाहर ले जाया गया, और उस दिन एक बार फिर बीरबल के न्याय और तर्क की विजय हुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में पसरा गहरा सन्नाटा कुछ क्षणों बाद बादशाह अकबर की भारी आवाज से टूटा। उन्होंने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आंखों में स्पष्ट प्रशंसा थी। तुमने आज केवल न्याय नहीं किया, तुमने न्याय को परिभाषित किया। मुझे अब भी याद है कि जब सभी भौतिक प्रमाण अनुपस्थित थे, तुमने कैसे केवल एक विरोधाभासी बयान के आधार पर सच्चाई का ताना बाना बुन दिया। वो तर्क की सबसे महीन विजय थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, सत्य को उजागर करने के लिए हमेशा किसी गवाह या तलवार की जरूरत नहीं होती,
कभी कभी मनुष्य का अपना डर और उसकी जल्दबाजी ही सबसे बड़ा गवाह बन जाती है। आलम खान को ये विश्वास था कि वो सबूत मिटा चुका है, परंतु वो ये भूल गया कि डर और झूठ हमेशा अपने पीछे तर्क का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ जाते हैं, और उस छोटे से टुकड़े को पकड़ना ही मेरी जिम्मेदारी थी। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में एक विचार अभी भी कौंध रहा था। वो निर्णायक तार्किक प्रमाण जो बीरबल ने अंतिम क्षणों में सामने रखा था, वो इतना सरल और फिर भी इतना घातक कैसे बन गया? क्या वो प्रमाण पहले से मौजूद था या बीरबल ने उसे आलम खान के मुंह से सुनियोजित ढंग से निकलवाया था? ये रहस्य अभी भी बना हुआ था।